नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे जो राजस्थान अध्ययन है 6 से लेकर 10 तक की पुस्तक, इनके 500 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। हालांकि दोस्तों 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं वो मैंने बहुत बार करवा दी आपको। 2019 में करवाई, फिर 2020 में करवाई, फिर 2021 में करवाई। 2022 में मैं नहीं करवा पाया क्योंकि मकान वाला काम चल रहा था, उस वजह से 2022 की रीट में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाया था। और आज फिर आपको करवा रहा हूँ 500 प्रश्न 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकों के वन लाइनर। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। टारगेट ये है कि इस वीडियो के ऊपर आप कम से कम 50,000 व्यू जरूर दिलवाएं। तो जितना आप शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि 500 प्रश्न नहीं है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। 500 प्रश्न है बिल्कुल, ये देख लीजिए। ये 500 प्रश्न है और अंत में ये कोटेशन लिखा मैंने। मुझे हर्ष है कि मैंने आपको निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आज तक सहयोग किया है। बस आप दुआओं में याद रखना, ठीक है। और ये 500 प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि वीर भारत समाज एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। फिर देखिए, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की। तो अर्जुनलाल सेठी ने। ये प्रश्न पूछा गया है। ये ऊपर वाला भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न लगभग वही बनाए हैं जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं, यानी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में से, मूल पुस्तक से बनाए गए हैं। शुरू में जो 9वीं 10वीं की किताब है उनसे, फिर 8वीं 7वीं 6ठी की किताबों से। तो देखिए, वीर भारत समाज तथा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप, वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारट ने की थी। सभा में 2 शब्द, भारट में 4 शब्द। बार बार बोलता हूँ मैं आपको, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 9वीं क्लास में गलत दे रखा है। तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारट ने की थी। वीर भारत समाज यानी समाज में 3 शब्द, पथिक में 3 शब्द, विजय में 3 शब्द। तो इनकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक। फिर देखिए, दूसरा मैं आपको बता चुका, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की। अर्जुनलाल सेठी ने की थी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय जवाहर जी को बीकानेर के किस शासक ने शरण दी थी। तो महाराजा रतन सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, और आप कमेंट बॉक्स में बताना डूंग जी और जवाहर जी का संबंध किस रियासत से है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जयपुर के किस महाराजा ने अर्जुनलाल सेठी को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की। अर्जुनलाल सेठी वही है दोस्तों जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बंदों को तैयार करते थे। और अर्जुनलाल सेठी ने कहा था कि अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा। तो देखिए, इनके सामने प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की थी सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। तो ध्यान रखना ये चीज आप। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार पुस्तकें किसके द्वारा रचित है। तो ये है अर्जुनलाल सेठी के द्वारा रचित। केसरी सिंह भारट की जन्मभूमि व कर्मभूमि कौन सी थी। तो केसरी सिंह भारट की जन्मभूमि व कर्मभूमि कौन सी थी। तो जन्मभूमि तो थी शाहपुरा और कर्मभूमि थी कोटा। और एक मैंने प्रश्न बनाया था, मतलब यहीं से, इसी पेज से, पिवनिया तालाब, जो मैंने 400 प्रश्न आपको करवाया ना एग्जाम दृष्टि में, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें पिवनिया तालाब मैंने करवाया था आपको। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पिवनिया तालाब है वो किस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। प्रश्न यह है कि केसरी सिंह भारट ने उदयपुर के किस महाराजा को संबोधित करते हुए चेतावनी रा चुंगट्या नामक सोरठे लिखे थे। 13 सोरठे लिखे थे। तो ये लिखे थे महाराणा फतेह सिंह को। ये दिल्ली दरबार में जा रहे थे, दिल्ली दरबार में जाने से इनको रोक दिया था, ठीक है। तो ये लिखा था किसने, केसरी सिंह भारट ने। फिर देखिए, प्रताप सिंह भारट है
किन से प्रेरणा लेकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए? तो क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से। अगला प्रश्न, प्रताप सिंह बारठ को किस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? तो बनारस कांड के संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न ये है, नागौर में चरखा संघ एवं गद्दर भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिरसा ने। अगला प्रश्न देखिए, आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडाराज, ये पुस्तकें किसके द्वारा रचित है? तो ये पुस्तकें रचित है दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज। अब आपको एक उत्तर बताना है मुझे कि सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया गया था, तो इनके लिए एक आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम बताना है आपको। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की गई थी सरदार हरलाल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, जमनालाल बजाज के देहांत के बाद किसे गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनाया? तो जानकी देवी बजाज को बनाया गया था। फिर देखिए, कटराथल नामक स्थान पर किसकी अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया? तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरी देवी। फिर देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का काल क्या था? तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1897 से लेके 1941 तक कुल 44 वर्षों तक चला था। प्रथम अहिंसात्मक संगठित किसान आंदोलन था ये। और ये जो किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, इससे पहले भी एक किसान आंदोलन हुआ था, इससे पहले भी एक किसान आंदोलन हुआ था। उस किसान आंदोलन का आपको नाम बताना है मुझे। तो देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को प्राबो काल की संज्ञा दी जाती है? तो तीसरा चरण जो 1941 में समाप्त हुआ, तो ये तीसरा चरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया? तो बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल क्षेत्र में किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो इनको महात्मा जी कहते थे। क्या कहते थे? महात्मा जी के नाम से इनको संबोधित है वो किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। विजय सिंह पथिक हैं, ये मूलतः दोस्तों उत्तर प्रदेश के थे, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के भूप सिंह के नाम से मतलब इनको जाना जाता है, यानी इनका मूल नाम भूप सिंह था। और इनको महात्मा की उपाधि दी थी ऊपरमाले के लोगों ने। और राष्ट्रीय पथिक का था महात्मा गांधी जी ने। अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है विजय सिंह पथिक की। इसके अलावा आगे वाला प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये प्रताप नामक जो समाचार पत्र था, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो प्रताप नामक समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन है वो कहाँ से होता था? प्रताप जो समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? ये चीज आपको मुझे बतानी है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस निजी सचिव को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई को। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एजीजी हॉलैंड व किसान पंचायत के बीच हुए समझौते में कितने लागें समाप्त कर दी गई थी? तो लगभग 35। और बिजोलिया किसान आंदोलन के लोग परेशान थे 84 प्रकार की लाग बागों से। कितनी? 84 प्रकार की। यहाँ लाटा कुंता प्रथा से भी लोग है वो परेशान थे। इसके अलावा यहाँ के शासक हुए थे एक कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने कर लगा रखा था चौवरी कर। चौवरी कर 1903 में लगाया गया। कब? 1903 में।
₹5 या ₹13। कहीं कहीं मिलता है ₹5, कहीं कहीं मिलता है कि ₹13 है वो चंवरी कर लगा रखा था। इसके बाद पृथ्वी सिंह आए ना, उन्होंने 1906 में एक नया कर लगा दिया था, तलवार बंदाई कर। तो इन करों से भी मतलब लोग हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा क्या थे, परेशान थे। अगला प्रश्न देखिए, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। रूपा जी धाकड़ व कृपाराम धाकड़ किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो रूपा जी व कृपा जी धाकड़ किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो बेगू किसान आंदोलन। एक दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान में रखना, प्रश्न आया हुआ है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी और भीलवाड़ा के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन की गई। और इसका जो सरपंच है वो बनाया गया था मन्नालाल पटेल को। ध्यान रखना, सरपंच किसे बनाया गया? मन्नालाल पटेल को। और दोस्तों पंचीड़ा नामक गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। एक दोस्तों यहीं पर कर्मचारी चयन बोर्ड प्रश्न पूछ कर गया था कि मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो साधु सीताराम दास ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, भोजी लंबरदार ने कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? भोजी लंबरदार ने कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार ने किया था। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चौधरी यासीन खान ने। और इनके अलावा दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड है वो मोहम्मद हादी देता है ऑप्शन में, मोहम्मद हादी। तो ध्यान रखना, चौधरी यासीन खान और मोहम्मद हादी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी मतलब भयंकर बताया और उसे डायरवाद की संज्ञा दी? तो नीमू चना हत्याकांड अलवर। अगला प्रश्न देखिए, नानक भील और देवीलाल गुर्जर किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित हैं। बीकानेर राज्य में दूधवा खारा गांव जो चूरू के पास है दोस्तों, ये दूधवा खारा गांव के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह ने। अगला प्रश्न, गोविंद गिरी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गोविंद गिरी का जन्म कहां पर हुआ था? तो बेड़सा गांव डूंगरपुर, ये बंजारा जाति में इनका जन्म हुआ। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? तो मानगढ़ हत्याकांड ये अक्टूबर 1913 में हुआ। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो झाड़ोल ठिकाना उदयपुर ओसवाल बनिया परिवार में मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर। तो देखिए दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। 3 संस्थाओं के नाम बता रहा हूँ, नोट कर लेना, प्रश्न जरूर आएगा। देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। कब हुई? 1918 में। फिर एक संस्था है राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना 1919, डेट याद रखना 1919। एक संस्था है देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927। तीनों की डेट आप ध्यान में रखना, अभी बोल रहा हूं मैं, प्रश्न जरूर आएगा। 1918, 1919, 1927। मध्य भारत सभा की स्थापना 1918, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919, देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा, तीसरा व चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ?
तो देखिए, दूसरा हुआ था अमृतसर, तीसरा हुआ था दूसरा हुआ था अमृतसर, तीसरा हुआ था अजमेर, चौथा हुआ था नागपुर में। पहला दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में, और तीसरा जो अजमेर में हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी, ध्यान रखना, जमनालाल बजाज ने। चौथा नागपुर में हुआ था ना, इसकी अध्यक्षता की थी गणेश नारायण ने। किसने? गणेश नारायण ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में जन आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? तो राजस्थान में जन आंदोलन का प्रारंभ हुआ था जोधपुर से। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो देखिए, सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 में जयपुर। तो देखिए, पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना 1931 में हुई, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश किया था 1938 में। राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के अनुसार सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो देखिए, सिरोही लोक परिषद की स्थापना हुई थी बंबई में। कहाँ? बंबई में। फिर देखिए, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब की गई? 1936 में। तो यहाँ दोस्तों थोड़ी बात आपको बता के जाता हूं मैं। देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कब? 1936 में। तो ठीक है, सही बात है, 1936 ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में कलकत्ता में। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में, ध्यान रखना। बीकानेर राज्य परिषद या लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में, रघुवर दयाल गोयल ने की थी। गठनकर्ता कौन थे? रघुदयाल गोयल, इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछ ले तो 1936 कलकत्ता, मग्गाराम वेद गठनकर्ता थे, अध्यक्षकर्ता भी मग्गाराम वेद थे। आप कोई सी भी ऑथेंटिक किताब में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए, सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई? बंबई में हुई। ऐसे ही बीकानेर की कलकत्ता में हुई, भरतपुर की रेवाड़ी में हुई। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। सर्वप्रथम बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में थे तो चूरू के स्वामी गोपाल दास। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र कौन सा था और कब प्रकाशित हुआ? तो जैसलमेर का पहला समाचार पत्र था विजय, और 1920 में प्रकाशित, 1920 में शुरू हुआ था ये। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था? तो देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल को तत्कालीन किस प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था? तो प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने। मेवाड़ प्रजामंडल को तत्कालीन किस प्रधानमंत्री ने गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये धर्मनारायण है, ये आपको गाइडों में नहीं मिलेगा। अगला देखिए, हाँ, 6वीं से 10वीं तक की किताब में जरूर मिल जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित करने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ छोड़कर कहां पर अपनी गतिविधियों का संचालन किया? तो अजमेर। अगला प्रश्न, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो कांतिलाल ने की थी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। देखिए, बूंदी खाने पर चेहरे पर कांति आती है। क्या आती है? कांति आती है, यानी तेज आता है। तो कांतिलाल चौथानी। 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने की थी। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कपूर चंद पाटनी ने की थी। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य किसने किया? तो पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया था। देखिए, हरे तो कबूतर होते हैं, ठीक है, और ये हरे कबूतर उधर ही मिलते हैं, अलवर भरतपुर की साइड ही। तो देखिए, अलवर में जन जागृति लाने का श्रेय हरिनारायण शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर के तत्कालिक किस महाराजा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। भरतपुर के तत्कालीन किस महाराजा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया? तो महाराजा किशन सिंह। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी रेवाड़ी में 1938 में। धौलपुर में जन जागृति का कार्य किसने किया? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी कृष्णदत्त पालीवाल ने। किस शासक ने विल्य पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर किए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा फैक्ट है। किस शासक ने विल्य पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर किए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। अगला प्रश्न, किस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो पी सत्यनारायण राव समिति। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ABCD। अगला प्रश्न, राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो, यह कथन किसका है? तो ये कर्नल जेम्स टोड का है। फिर देखिए, भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च शौर्य कौन सा है? तो महावीर चक्र। राजस्थान का पहला महावीर चक्र किसे मिला? तो सूबेदार चुनाराम फागड़िया को। सूबेदार चुनाराम फागड़िया को राजस्थान का पहला महावीर चक्र मिला। देखिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो आ गया है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दें। देख लीजिए, रात के बज रहे हैं 12:30 और आप सो रहे होंगे, कुछ पढ़ भी रहे होंगे और मैं इस टाइम आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए, 1971 के बाद पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने किसे फक्र-ए-हिंद से नवाजा? तो लेफ्टिनेंट कर्नल हरनोत सिंह। क्या? लेफ्टिनेंट कर्नल हरनोत सिंह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यह है कि ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत के रचयिता कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र नारायण द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, छप्पन का मैदान कहलाता है। छप्पन का मैदान क्या कहलाता है? तो ये छप्पन का मैदान है, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य का भाग है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बने पूर्व पाषाण कालीन पत्थर से बने हस्त कुठार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हेकेट महोदय ने। किसने? हेकेट। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में प्रश्न छोड़ रहा हूं। प्रश्न ये है कि इंद्रगढ़ कहाँ है, किस जिले में? अगला प्रश्न देखिए, जालोर से पूर्व पाषाण युग के उपकरणों की खोज किसने की? तो बी आलचिन ने। किसने? बी आलचिन ने। अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस स्थान को लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड टॉक। फिर देखिए, उत्खनन से कालीबंगा के कितने स्तर सामने आए हैं? तो देखिए दोस्तों, 5 स्तर सामने आए हैं। कालीबंगा के कितने स्तर सामने आए हैं? 5। ठीक है, 3 और 2। किस सभ्यता स्थल का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी मिलता है? तो आहड़ का मिलता है। किसका? आहड़ का। अगला प्रश्न, किस स्थान से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बागौर से। बागौर भीलवाड़ा कोठारी नदी के तट पर। किस स्थान से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो विराट से। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा तथा चक 84 से। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई, जिनकी उत्पत्ति का क्रम? तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। ठीक है, तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान, ये क्रम ध्यान में रखना।
चंद्रप्रदाय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई, जिनकी उत्पत्ति का सही क्रम है परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने किस शिलालेख का उल्लेख किया है? तो बिजोलिया शिलालेख। इतिहासकार सीवी वैद्य ने किसकी तुलना चार्ल्स मार्टेन से की है? तो बप्पा रावल की। जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया है? तो इल्तुतमिश को कहा गया है। मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो महाराणा रतन सिंह 1302 से 1303 तक। मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो हमीर सिसोदिया को। किसे? हमीर सिसोदिया को। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था 9 मई 1540 को। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ पर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या रखा था? खिजराबाद। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राव चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान, अच्छा ये हो गया राजस्थान का भीष्म पितामह चूड़ा। महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। महाराणा सांगा ने सारंगपुर युद्ध में मालवा के किस शासक को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी को। अगला प्रश्न देखिए, 1456 में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध कौन सी संधि हुई? तो चंपानेर की संधि। दोस्तों चंपानेर की संधि ध्यान रखना 1456 में हुई थी मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया था। इंपोर्टेंट है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ श्याम तथा श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। ध्यान रखना, वहां किताब में ऐसे लिखा हुआ है कुंभ स्वामी, तो कुंभ स्वामी नहीं है दोस्तों, कुंभ स्वामी तो कुंभलगढ़ में है और कुंभ श्याम और श्रृंगार चौरी है, ये है आपकी चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की? तो कान्हा व्यास ने। राव रायन, दानगुरु, राजगुरु, चापगुरु, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियां हैं? तो ये हो जाएगा राणा कुंभा की। अगला प्रश्न देखिए, हिंदूपत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो महाराणा सांगा। एक दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यस गुरु एप्लीकेशन को आप एक बार चेकआउट जरूर करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यहाँ पर दोस्तों सेकंड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है उसके जीके के नोट्स और 55 टेस्ट पेपर हैं, इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो ये भी आप चेकआउट करें। इसके अलावा जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसके लिए अमृत टेस्ट सीरीज, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल संभव टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई गई है, वो भी आप चेकआउट जरूर करें। तो नीचे में लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप चेकआउट जरूर करना। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा सांगा ने खातौनी के युद्ध में दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? तो बांडी और खातौनी के युद्ध में पराजित किया था। फिर देखिए, महाराणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया? तो महाराणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में है वो पराजित किया। अगला प्रश्न, बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध। अगला देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर बनवीर तथा उदय सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मालवी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर बनवीर तथा उदय सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो मालवी का युद्ध हुआ था। फिर देखिए, महाराणा उदय सिंह ने किसके सहयोग से बनवीर
की हत्या कर मेवाड़ की पितृ सत्ता को प्राप्त की थी? तो मालदेव के सहयोग से। तो महाराणा उदय सिंह ने किसके सहयोग से बनवीर की हत्या कर पितृ सत्ता को प्राप्त किया था? तो मालदेव के सहयोग से। फिर देखिए, महाराणा उदय सिंह ने अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय किले की रक्षा का भार किन दो सैनिकों को सौंपा था? तो देखिए, जयमल और फत्ता को। अगला प्रश्न, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो जगमाल को बनाया। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हकीम खां सूर कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जगन्नाथ कछवा कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के जीवन को संकट में देखकर प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया? तो झाला विद्या ने किया था। किसने? झाला विद्या ने। महाराणा प्रताप के जीवन को संकट में देख करके महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करके झाला विद्या ने युद्ध किया था। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को किसकी संज्ञा दी थी? तो खमनोर का युद्ध का था। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। फिर देखिए, महाराणा अमर सिंह व मुगलों के मध्य मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी? तो जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राज सिंह ने करवाया था राजसमंद झील का निर्माण। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने की थी? तो रणछोड़ भट्ट ने। अगला प्रश्न देखिए, किस झील के किनारे 25 काले संगमरमर के ऊपर खुदे राज प्रशस्ति स्थित है? तो देखिए, किस झील के किनारे 25 काले संगमरमर के ऊपर खुदी राज प्रशस्ति स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे राजपूत का डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना है? तो राव जोधा को माना है। किसको? राव जोधा को। अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था? तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था? तो राव मालदेव ने। फिर देखिए, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था जिन्होंने राणा सांगा की सहायता हेतु अपने पुत्र मालदेव को भेजा? तो वो था राव गंगा। मालदेव व शेरशाह सूरी की सेना के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? तो 1544 में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। अगला देखिए, शेरशाह ने किस युद्ध में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? तो गिरी सुमेल के युद्ध में। अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया? तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। अकबर ने जोधपुर का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो राय सिंह को किया था। किसको? बीकानेर के राय सिंह को। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के युद्ध में पराजित होने के कारण जसवंत सिंह की उदयपुरी रानी ने किले के द्वार नहीं खोले? तो धर्मत का युद्ध। फिर देखिए, धर्मत का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था धर्मत का युद्ध। देखिए, जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था, परंतु कासिम खां ने विश्वासघात के कारण ये पराजित हो गए थे। कासिम खां के विश्वासघात के कारण पराजित हो गए। अगला देखिए, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। साहेब या पाहेब जो कि जोधपुर में पड़ता है का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो ये राव जेत सिंह और मालदेव के मध्य हुआ।
फिर देखिए मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी? तो मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी थी? तो राव राय सिंह। फिर देखिए चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तति में कर्ण सिंह को क्या कहा गया है? तो जांगलधर बादशाह। फिर देखिए प्रारंभ में चौहान किन के सामंत थे? तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। फिर देखिए पृथ्वीराज विजय में वेरी भट्ट शत्रु संहारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो गोविंद तृतीय को। फिर देखिए अजमेरू या अजमेर नगर किसने बसाया था? तो अजयराज ने 1113 ईस्वी में। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। फिर देखिए कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई थी? कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ को। सपाल दक्ष या चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ का काल है वो चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। फिर देखिए रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र। फिर देखिए जालोर की चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल था। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। फिर देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग विजित कर उसका नाम क्या रखा था? तो खेराबाद रखा था। अगला प्रश्न देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? तो कमालुद्दीन गुर्ग। फिर देखिए कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो दौसा थी। कौन सी थी? दौसा। फिर देखिए किसने बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया? तो दुल्हे राय ने। अगला प्रश्न देखिए मुगल अधीनता को स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? तो भारमल था। फिर देखिए मानसिंह कितने वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया था? तो 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया था मानसिंह। अकबर ने किसे फर्जंद का मतलब होता है बेटा की उपाधि व 7,000 का मनसब प्रदान किया? तो मानसिंह को प्रदान किया। आमेर का वह शासक जिसने 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का कार्यकाल देखा था? तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह। फिर देखिए दक्षिण में किसने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा? तो वो था मिर्जा राजा जय सिंह। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबार में थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। अगला देखिए सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो औरंगजेब ने दी थी। फिर देखिए किस शासक ने 7 मुगल शासकों का काल देखा था? तो वो है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने किन स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। इतनी जगह इन्होंने वेधशालाएं बनवाई थी। आगरा में नहीं बनवाई, ध्यान रखना। फिर देखिए वह पहला हिंदू शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम का प्रयास किया था वह विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की? तो वो है सवाई जय सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न है सवाई जय सिंह। जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो हर राय भाटी। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जवाहर सिंह। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की? तो विजयपाल ने की थी करौली के यादव वंश की स्थापना। फिर देखिए कल्याणपुर किसने बसाया जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है? तो अर्जुन पाल ने। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो धूमिल राज। सोम सिंह के शासन काल में किसने आबू के देलवाड़ा गांव में लुवण शाही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया? तो तेजपाल। फिर देखिए हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? तो ये की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। फिर देखिए किस युद्ध में मराठों को जयपुर के शासकों से निर्णायक विजय मिली? तो पाटन का युद्ध। फिर देखिए कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी जिसे लेकर मारवाड़ के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह के मध्य युद्ध हुआ? तो महाराणा भीम सिंह मेवाड़। फिर देखिए किस लोक देवता को जहार पीर कहकर पुकारा जाता है?
तो गोगा जी को जहार पीर कहकर पुकारा जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है पाबू जी को। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार है वो माना जाता है। फिर देखिए किस फड़ के बारे में किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होती है। तो देवनारायण जी की फड़। फिर देखिए मल्लीनाथ जी किसके शिष्य थे? तो उग्मसी भाटी के। बापणी में किस देवता का मंदिर है? तो मंगलिया मेहा जी का मंदिर है बापणी में, बापणी जोधपुर। फिर देखिए हड़बूजी को बेंगटी फड़ोदी जोधपुर गांव किसने प्रदान किया था? तो राव जोधा ने। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो संत धन्ना को दिया जाता है। समदड़ी गांव बाड़मेर में किस लोक देवता का भव्य मंदिर स्थित है? तो संत पीपा जी का। किन का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ? तो जसनाथ जी का हुआ था। किसे पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है? तो जाम्बो जी, जिनका जन्म पिंपासर नागौर में हुआ। लूणकंद सर को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान किसने दिया था? तो जसनाथ जी ने। फिर देखिए सिमुधड़ा व कोड़ा में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो जसनाथ जी के। फिर देखिए लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो धौली दूब अलवर। ये प्रश्न है ना, बहुत बार पूछा गया है। फिर देखिए किस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा गया है? तो निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत हरिदास, जिनका जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में हुआ। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। मीराबाई के पिता रतन सिंह राठौड़ कहाँ के जमींदार थे? तो ये थे बाजोली के। फिर देखिए राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो संत राणाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। फिर देखिए निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संत माओ जी, जिनका जन्म साबला गांव में हुआ। रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण जी। फिर देखिए किस स्थान पर होली के अवसर पर जन्म मरण और परण महोत्सव का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है? तो जयपुर में। फिर देखिए किस स्थान पर 200 वर्ष पुराना न्याण महोत्सव प्रसिद्ध है? किस स्थान पर 200 वर्ष पुराना न्याण महोत्सव प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बों का। फिर देखिए जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा के सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित है। यह व्यवस्था किन शासकों द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली के चौहान राजाओं के द्वारा। फिर देखिए डिग्गी के कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विष्णु का। श्री महावीर जी का मेला हिंडौन तहसील में किस नदी के किनारे लगता है? तो गंभीर। कौन सा मेला बैलगाड़ी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीता माता का मेला चाकसू जयपुर। शीतला माता चाकसू जयपुर के मंदिर का निर्माण जयपुर के किस राजा ने करवाया? तो महाराजा माधो सिंह। कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेला। राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो महावीर जी करौली। किस लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिलता है? तो प्रताप शाही। सिटी पैलेस जयपुर में किस महाराजा की रखी गई अंगरखी अभी तक सुगंधित है? तो महाराजा स्वाईराम सिंह द्वितीय की। हमेल, हाकर, हंसहार, सरी, पोत आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये सारे के सारे गले में पहने जाते हैं। लंगर, नेवरी, नुपुर, झंझर आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं पैरों में। दांत में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रखन कहा जाता है। किस स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो चूप कहलाता है। क्या कहलाता है? चूप।
राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में। किसका शासनकाल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग? तो महाराणा कुंभा। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ी शैली। किसने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला स्थापित की, जिसे तस्वीरार और कारखानों के नाम से भी जाना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह। किसके शासनकाल में चावंड चित्रशैली का विकास हुआ? महाराणा अमर सिंह प्रथम। फिर देखिए, कमला व इलायची नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित थी? तो ये नाथद्वारा शैली। डालचंद नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो जोधपुर चित्र शैली से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे वन लाइनर रूप में कक्षा 6 से लेके 10 तक की जो बुक है उसके 500 महत्वपूर्ण प्रश्न 190 अपन ने कर लिए। आज 191 से शुरू करते हैं। तो जोधपुर के किस महाराजा ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो महाराजा मानसिंह। अगला प्रश्न, किस शासक का काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है? तो राजा सावंत सिंह का काल। अगला प्रश्न देखिए, बणी ठणी को किसने भारत की मोनालिसा कहा? तो एरिक डिक्सन ने कहा। अगला प्रश्न, उष्णा व साहिबा महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? उष्णा व साहिबा महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो अजमेर चित्र शैली से संबंधित हैं। फिर देखिए, बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके समय में हुआ? तो राव उमेद सिंह के समय में चित्रशाला का निर्माण हुआ बूंदी में। अगला प्रश्न देखिए, किसके समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर में आ गया? अच्छा प्रश्न है ये। तो महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय। फिर देखिए, भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को क्या कहा जाता है? तो ओपन आर्ट गैलरी। अगला प्रश्न देखिए, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस कला के चित्रकार हैं? तो फड़। फिर देखिए, श्रीनाथ जी का पन्ना सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें कितने श्रृंगारों का चित्रण होता है? तो 24। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? तो कावड़ कला से संबंधित हैं। किस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण विल देखने को मिलती हैं? तो जैसलमेर में। धागा पुतली या कठपुतली किसकी देन मानी जाती है? तो ये राजस्थान की। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है? तो बूंदी चित्रशैली है दोस्तों, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? तो भोपे करते हैं फड़ वाचन का कार्य। फिर देखिए, सांझी का संबंध किस देवी से है? तो सांझी का संबंध है वो पार्वती से है। अगला प्रश्न, जयपुर के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र बनाते थे? तो सूरत खाना। अगला देखिए, पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना किससे की गई है? तो इंद्रपुरी से की गई है। अगला प्रश्न देखिए, किस शिल्पकार ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था? तो किस शिल्पकार ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था? तो विद्याधर ने। फिर देखिए, किस दुर्ग का निर्माण राजा चित्रांग मौर्य ने करवाकर उसका नाम चित्रकूट रखा था? तो चित्तौड़गढ़। किस दुर्ग का निर्माण राजा चित्रांग मौर्य ने करवाकर उसका नाम चित्रकूट रखा था? तो चित्तौड़गढ़। फिर देखिए, कौन सा दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? तो कुंभलगढ़ दुर्ग रहा था। किस दुर्ग की सुरक्षा दीवार के बारे में कहा जाता है कि यह इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं? तो ऐसी कहावत है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। फिर देखिए 212 नंबर, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला देखिए,
किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा? तो ये कहा था रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सिवाना दुर्ग किसके अधिकार में था? तो ये था सातल देव के अधिकार में। फिर देखिए, राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर किस दुर्ग में आश्रय लिया था? तो सिवाना दुर्ग, बाड़मेर। फिर देखिए, तारागढ़ किला बूंदी का निर्माण किसने करवाया? तो राव बरसिंह ने। वीर विनोद के अनुसार कौन से महाराणा बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे? तो छत्र सिंह। औरंगजेब के द्वारा बुलंद दरवाजा किस किले में बनवाया गया? तो इसका हो जाएगा गागरोन का किला, झालावाड़। फिर देखिए, किस किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है? तो जयगढ़, आमेर। अगला देखिए, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जैसलमेर किला है ये त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। फिर देखिए, लोहागढ़ भरतपुर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सूरजमल ने करवाया। फिर देखिए, किस किले में किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर व लक्ष्मण मंदिर स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। अगला देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। मेवाड़ राजघराने का कुल देवता किसे माना जाता है? तो एकलिंग जी को माना जाता है। किराड़ू का प्राचीन नाम क्या था? तो किराड़ू का प्राचीन नाम था किराटकूप। फिर देखिए, बांडोली के शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांडोली के शिव मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भंडदेवरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है जिसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो भंडदेवरा शिव मंदिर है ये बारां में स्थित है। अगला देखिए, शिव मंदिर भंडदेवरा बारां के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यानी शिव मंदिर है जो भंडदेवरा बारां वाला, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मेदवंशीय राजा मल्ल वर्मा ने करवाया। सास बहू नामक दो जुड़वा वैष्णव मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागदा, उदयपुर में स्थित है। अब देखो, ये चीज तो अपन को पता है कि सास बहू का मंदिर है वो नागदा में है, लेकिन ये वैष्णव मंदिर है, ये बहुत अच्छी बात है ये। फिर देखिए, बछाउतों की हवेली, बछाउतों की हवेली कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। कौन सा क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी है ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए, डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने करवाया। फिर देखिए, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हर्षद माता का मंदिर है ये आभानेरी, दौसा में स्थित है। फिर देखिए, लोक गीत ही जनता की भाषा है, लोक गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गांधी जी का। अगला प्रश्न देखिए, भील स्त्री पुरुष द्वारा गाया जाने वाला हमसिडो गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो उत्तरी मेवाड़ में। फिर देखिए, दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़कों द्वारा समूह में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो लोवड़ी अथवा हरणी। दीपावली के अवसर पर लड़कियों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? तो घड़ल्यो। फिर देखो, अगला प्रश्न देखो, गेर लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का गेर लोक नृत्य प्रसिद्ध है। गिद्दड़ नृत्य होली के अवसर पर किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी के किस नृत्य में ढोल व थाली बजाई जाती है?
तो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाई जाती है, जो कि एक व्यावसायिक नृत्य है। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डांडिया नृत्य है ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जसनाथ संप्रदाय से संबंधित अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? तो कतरियासर बीकानेर से हुआ। अगला प्रश्न देखिए, घुड़ला नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। किस नृत्य को मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने पहचान दिलाई थी? तो वो है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है ये जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ढोल नृत्य में ढोल किस शैली में बजाया जाता है? तो ढोल नृत्य में ढोल है वो थांकड़ा शैली में बजाया जाता है। गरबा नृत्य का अधिक प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में गरबा नृत्य का अधिक प्रचलन है। वाल्दर नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जो ग्रासियों द्वारा किया जाता है। तो वाल्दर नृत्य है ये सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो ग्रासियों द्वारा किया जाता है। फिर देखिए, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वाल्दर नृत्य में। कुचामणी ख्याल का प्रवर्तन किसने किया? तो कुचामणी ख्याल का प्रवर्तन है वो लच्छीराम ने किया। फिर देखिए, चिड़ावा निवासी नानूराम किस शैली के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं? तो शेखावाटी ख्याल के। फिर देखिए, किस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वाह स्त्रियां ही करती है? तो वो है जयपुरी ख्याल। फिर देखिए, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर की हेला ख्याल है वो फेमस है। फिर देखिए, तूरा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीर। फिर देखिए, तमाशा लोकनाट्य किसके काल में शुरू हुआ था? तो महाराजा प्रताप सिंह जयपुर के समय। चार बेंत कहाँ का लोक नृत्य है? चार बेंत है ये टोंक का लोक नृत्य है। डॉक्टर गिरीशन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 5 वर्गों में बांटा है। फिर देखिए, मेवाती बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अलवर भरतपुर क्षेत्र में मेवाती बोली है वो बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, आभे पटकी, धोरारो धोरी व एक बीननी, दो बीन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं नथमल जोशी की। अगला प्रश्न देखिए, ख्वाजा साहब की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो महमूद खिलजी ने करवाया था ख्वाजा साहब की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण। फिर देखिए, सोनी जी की नसिया नामक जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोनी जी की नसिया नामक जैन मंदिर है ये अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, तीर्थ राज सभी तीर्थ स्थलों का राजा किसे कहा जाता है? तो पुष्कर सरोवर को। अगला प्रश्न देखिए, भर्तृहरि मंदिर कहाँ स्थित है? तो अलवर में स्थित है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है जिसका मूल नाम कोषवर्धन था? तो ये शेरगढ़ दुर्ग है ये 12 में स्थित है। कहाँ स्थित है? 12 में। फिर देखिए, पीवनिया तालाब कहाँ स्थित है? तो पीवनिया तालाब है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला देखिए, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के तट पर स्थित है? तो गंभीरी और बेड़च नदियों के तट पर स्थित है। कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ का निर्माण कितने वर्षों में पूर्ण हुआ? तो 8 वर्षों में। अगला प्रश्न देखिए, चांद बावड़ी अभनेरी और हर्षद माता मंदिर अभनेरी किस जिले में स्थित है? तो ये दौसा में। बेणेश्वर मंदिर, गेप सागर झील, गलियाकोट दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये सब है डूंगरपुर में। फिर देखिए, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा जिला कहलाता है या किला कहलाता है? सॉरी, किला तो भटनेर किला हनुमानगढ़। देखिए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे भटनेर किले के ऊपर और सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए थे तारागढ़ पर।
अगला देखिए, भटनेर किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी। हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो लालचंद उस्ता था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो महाराजा जय सिंह के द्वारा। अल्बर्ट हॉल, सेंट्रल म्यूजियम, जयपुर की आधारशिला किसने रखी? तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी। इसरलाट, जिसे सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया? तो राजा ईश्वरी सिंह जयपुरी ने। फिर देखिए, गोविंद देव जी की मूर्ति सवाई जय सिंह कहाँ से जयपुर लाए थे? तो वृंदावन से। किस किले को सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है? तो जैसलमेर का किला। पटवों की हवेली, तनोट माता का मंदिर, बड़ा बाग की छतरियां, ये कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में। सुधा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुधा माता का मंदिर है ये जालौर में स्थित है। फिर देखिए, मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की दरगाह है ये जालौर में है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित है। मलिक शाह की मस्जिद है दोस्तों ये। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जालौर में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित। फिर देखिए, कौन सा दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों से घिरा है? तो वो है गागरोन का किला झालावाड़। फिर देखिए, भवानी नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है? तो भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में स्थित है। किसे झुंझुनू के हवा महल के नाम से जाना जाता है? तो खेतरी के महल। श्रद्धानंद जी का आश्रम कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर में स्थित जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार सिंह ने, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में। फिर देखिए, बालसमंद झील कहाँ स्थित है? तो बालसमंद झील ये जोधपुर में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है ये, तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है ये दौसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दौसा में। और सालासर बालाजी का मंदिर है वो चूरू में है। कहाँ है? चूरू में। अगला प्रश्न देखिए, कसुआ महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कसुआ महादेव का मंदिर है ये। अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में घायल राणा सांगा को उपचार के लिए किस दुर्ग में लाया गया था? तो रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न देखिए, सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो सुनहरी कोठी है ये टोंक में स्थित है। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो ये बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है ये श्री गंगानगर में है। अगला प्रश्न देखिए, किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? तो फतेह सागर झील में सौर वेधशाला स्थित है। किस झील का उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा करने के कारण इसे कनाट बांध भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेह सागर झील। अगला प्रश्न देखिए, डूंगरपुर के किस महारावल ने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया? तो महारावल शिव सिंह। अगला प्रश्न देखिए, दुर्सा अड्डा किसके समकालीन थे? तो अकबर के। दुर्सा अड्डा है ये अकबर के समकालीन थे। फिर देखिए, ब्रिटिश भारत सरकार ने किनको केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया? तो कविराज श्यामल दास। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। फिर देखिए, अंग्रेजी सरकार ने किसे महोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला देखिए, दुविधा अलेखू हिटलर बातारी फुलवारी बापू के 3 हत्यारे किसकी रचनाएं हैं? तो ये विजयदान देथा की। अगला प्रश्न देखिए, लोकप्रिय गीत धरती धोरारी पाथल और पित्थल के रचयिता कौन है? तो कन्हैया लाल सेठिया। केसरिया बालम
आओ नी पधारो म्हारे देश गीत की प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो बीकानेर में। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहाँ हुआ? तो मगलूणा गांव सीकर में। अगला देखिए, पत्रकारिता के भीषम पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पंडित झाबरमल शर्मा। अगला देखिए, अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म कहाँ हुआ? तो लाडनू नागौर में। फिर देखिए, शिल्प गुरु के नाम से प्रसिद्ध कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कहाँ हुआ? तो सीकर में। जयपुर फुट के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर पीके सेठी। अगला देखिए, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अगला प्रश्न देखिए, भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.41%। राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है? तो 826 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा तो है जैसलमेर और छोटा है धौलपुर। राजस्थान के किस जिले में सर्वप्रथम सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो धौलपुर में। राजस्थान में कितने जिले एवं संभाग हैं? तो 33 जिले और 7 संभाग। राजस्थान का वह संभाग जिसमें 5 जिले शामिल हैं तो वो है जयपुर। राजस्थान के वे संभाग जिनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं तो वो है जोधपुर और उदयपुर संभाग। राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं? तो 5 है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगला देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5920 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय पूछ ले तो 5920 में से 1070 घटा देना तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो आ जाएगी। फिर देखिए, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य तो मध्य प्रदेश है 1600 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य तो पंजाब है 89 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर है? तो 1070 किलोमीटर। फिर देखिए, झांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिच्छत्रपुर। फिर देखिए, प्राचीन समय में जोधपुर का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता था? तो गुर्जरात्रा। चिरवा का शिलालेख किस शासक के युग की जानकारी देता है? तो रावल समर सिंह के बारे में जानकारी देता है चिरवा का शिलालेख। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खुदे गए लेखों को क्या कहा जाता है? तो ताम्र पत्र या दान पत्र। प्रस्तर युग के बाद किस काल के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ताम्र काल के तथा उसके पश्चात लोह युग के। फिर देखिए, आहड़ स्थल की खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथीदांत का कंगा व मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं तो ये सारे कालीबंगा से। किस सभ्यता स्थल पर बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों या ओवरों में विभाजित किया जाता था तो ऐसी व्यवस्था थी आहड़ में। किस स्थान से उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे? तो वो आहड़ से। कहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, शिकार प्रचलित था? तो बालाथल। किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है? तो ये विराट से। सेना में वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो टीकाराम पालीवाल। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो 4। थार मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी, दक्षिण पूर्वी पठार। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों व कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 12 जिलों और 61% भाग पर फैला हुआ है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्मा से लेकर दिल्ली के रायसीना तक
कितने किलोमीटर में विस्तृत है? तो 692 किलोमीटर। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए राजस्थान का सबसे उपयोगी एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पूर्वी मैदान। फिर देखिए राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मावठ कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है तो वो है चंबल नदी। फिर देखिए कौन सी नदी का उद्गम अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व साबरमती नामक दो धाराओं के मिलने से होता है? तो वो है लूणी। कौन सी नदी भरतपुर में गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करती है जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो बाण गंगा। चंबल परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर स्थित कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है, ये मंदसौर जिले में। माही बजाज सागर परियोजना किन जिलों से संबंधित है? तो राजस्थान और गुजरात। और देखिए इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो पूरी की पूरी राजस्थान को मिलती है 100%। फिर देखिए बिशुलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए बनास नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, 4 राज्यों की है। फिर देखिए सरदार सरोवर परियोजना द्वारा राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? तो बाड़मेर और जालौर। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है 361 से लेके 500 तक वो अगले वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे, यानी तीसरे पार्ट में ये 500 प्रश्न है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 6 से लेके 10 तक, उसके 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले अपन 360 तक कर चुके हैं 2 पार्ट में। आज ये अंतिम पार्ट रहेगा जिसमें अपन 500 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके पश्चात इन तीनों वीडियो के दोस्तों तीनों वीडियो का एक वीडियो आएगा, यानी मैराथन वीडियो आएगा जिसमें 500 के 500 पूरे प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए 361 नंबर प्रश्न, राजस्थान की कौन सी झील राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है? तो वो है नक्की झील। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है झीलों का नगर या नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस तकनीक के द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग। फिर देखिए किस तकनीक में घर की छत पर गिरे जल को वर्षा जल को घर के नीचे बने हुए कुएं में एकत्रित किया जाता है? तो रूफटॉप जल संचयन विधि। अगला देखिए, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में कुएं एवं ट्यूबवेल से सिंचाई होती है? तो 66%। फिर देखिए पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। फिर देखिए राजस्थान में नहरों के द्वारा करीब कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई होती है? तो 33% पर। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो राग फास्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है राग फास्फेट। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? तो देखिए दोस्तों राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? तो एक ही जोन है। कितने हैं? एक ही है, ये एक ही जोन है दोस्तों राजस्थान के अंदर। आपको अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पर मैं। देखिए दोस्तों जो रेलवे है उसका राजस्थान में जोन तो है 1 और दोस्तों मंडल है 5। और जो कोटा है दोस्तों 5वें मंडल में जो कोटा है ये पश्चिमी मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय जबलपुर है उसके अंतर्गत आता है।
तो आपसे ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर रेलवे जोन कितने हैं, तो रेलवे जोन तो है एक। ये प्रश्न मैं सही कर दूंगा दोस्तों जब आपके सामने पीडीएफ शेयर करूंगा तब। तो राजस्थान में रेलवे जोन कितने हैं, एक है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जयपुर है। और ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में कितने मंडल है, तो मंडल है 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। और राजस्थान के जो मंडल है वो 2 जोनों के अंतर्गत आते हैं। जो जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर है ये तो है उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। जो कोटा है वो पश्चिमी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी किस रियासत में चलाई गई, तो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच। फिर देखिए, किन संत की मान्यता थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, तो श्रद्धानंद जी। अगला प्रश्न देखिए, जेठाना डूंगरपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जेठाना डूंगरपुर। अगला देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है, तो 10वां। फिर देखिए, वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत, 3 भागों में। राजस्थान फिर है, किस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं, तो सुरक्षित वन। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो रोहिड़ा है। फिर देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आबू पर्वतीय क्षेत्र में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य है, ये बूंदी में स्थित है। फिर देखिए, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है, चित्तौड़गढ़ में है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता किस राज्य में उत्पादित होता है, राजस्थान में। राजस्थान में खनिजों की उपयोगिता एवं उत्पादन में कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो अरावली पर्वतमाला। फिर देखिए, राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित है, तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। राजस्थान के किन जिलों में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थित है, तो रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा व धौलपुर। तो राजस्थान के किन जिलों में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थित है, तो रामगढ़, जैसलमेर, अंताबारा और धौलपुर। देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थापित है, तो रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। फिर देखिए, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो बड़ला, जोधपुर में। राजस्थान राज्य के किस जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है, तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर। वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी व कोटा की रामगंज मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जीरा और धनिया के लिए। राजस्थान की जोधपुर मंडी है वो जीरे के लिए, और कोटा की रामगंज मंडी है वो धनिया के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखिए, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई, तो ब्यावर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड नाम से ये स्थापित की गई थी अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, तो चीनी उद्योग है। फिर देखिए, राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था, तो राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। मारवाड़ के इतिहास में किसका काल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है, तो राव मालदेव का। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक के नाम से पुकारा है, तो मालदेव को। अगला देखिए, महाराजा जय सिंह को किसने मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया, तो शाहजहां ने। फिर देखिए, आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथ किसकी रचनाएं हैं, तो महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर। कछवाहा राजवंश के किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया, तो स्वाई जय सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला था। बिजोलिया की जनता पर तलवार बंधाई नामक नया कर किसने लगाया था, तो पृथ्वी सिंह ने लगाया। किस किसान आंदोलन के अंतर्गत नानक जी भील की मृत्यु हो गई थी, तो बरहड़ बूंदी किसान आंदोलन।
अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा जय सिंह थे। किस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो सीकर किसान आंदोलन की। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई? तो सीकर आंदोलन। संप सभा भगत आंदोलन की स्थापना किसने की? तो ये गोविंद गिरी ने। संप सभा और भगत आंदोलन ये गोविंद गिरी से संबंधित हैं। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा कौन कहलाते हैं? तो मोतीलाल तेजावत कहलाते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो जय नारायण व्यास ने की। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भंवरलाल सराफ बने थे। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1938 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? तो डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ था दोस्तों। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। ब्रिटिश सरकार की अनुमानसिक यातनाओं का शिकार होकर कुंवर प्रताप सिंह किस जेल में अल्पायु में ही शहीद हो गए? तो बरेली जेल में। फिर देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने की। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता ने कितनी लागतें लगाई? तो 84 प्रकार की लागतें थी दोस्तों। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें हैं वो ली जाती थी। फिर देखिए, जल जंगल और जमीन आंदोलन है, ये किसने चलाया था? तो मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है वो बनाए गए। फिर देखिए, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 2015 से। संविधान सभा में किसने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने। संविधान सभा के सदस्य के रूप में संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की? तो हीरालाल शास्त्री ने की। फिर देखिए, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान में तीर्थ यात्रा के लिए कब भेजा? तो 1735। जयपुर में उत्तराधिकार को लेकर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य कौन से युद्ध हुए? तो राजमहल और बगरू के युद्ध। ईश्वरी सिंह ने अपने किस सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या कर ली? तो हरगोविंद नाटाणी। जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष किन के मध्य हुआ? तो राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष किन के मध्य हुआ? तो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की? तो भरतपुर ने 29 सितंबर 1803 को। अंग्रेजों से सिरोही राज्य ने कब संधि की? तो 1823 के अंदर। अंतिम रियासत थी ये संधि करने वाली। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर क्या कहलाता था? तो चौथ कहलाता था। क्या कहलाता था? चौथ। चलिए दोस्तों, संधि वाली बात आपको मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, आपसे ऐसे पूछ ले कि पहली रियासत कौन सी थी जिसने संधि की? तो 1817 में सबसे पहले संधि की थी करौली ने। किसने? करौली ने। आपसे ऐसे पूछ ले कि पूर्ण शर्तों सहित या व्यापक संधि किसने की? सबसे पहले व्यापक संधि, तो वो थी कोटा। और अंतिम समय में या अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने संधि की? वो थी सिरोही। कब? 1823 में। और डेट आपसे पूछे तो आप किस तरीके से ध्यान रखोगे संधियों की? तो देखिए, एक तो 1817 की डेट याद रखनी है आपको, एक 1819 की डेट रखनी है, एक आपको ध्यान में रखना है 1818, एक ध्यान में रखना है 1823। तो 1817 में तो कोटा ने की थी, करौली ने की थी और टोंक ने की थी। किसने? कोटा, करौली और टोंक, इन तीन रियासतों ने 1817 में संधि की।
1819 में एक ही रियासत ने संधि की थी, वो थी जैसलमेर ने। 1823 यानी अंतिम समय में संधि करने वाली रियासत थी एक ही, वो थी सिरोही। और बाकी जितनी रियासतें बच गई उन्होंने 1818 में संधि की। कब? 1818। फिर देखिए अगला प्रश्न, खिराज नामक कर लगाया जाता था, तो कृषि के ऊपर लगाया जाता था। फिर देखिए मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई? 1841 में की गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय छावनियाँ तो 6 थी। नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह कब किया? तो 28 मई 1857 को किया था नसीराबाद में सैनिकों ने विद्रोह। फिर देखिए मेजर स्टॉपिस वुड एवं न्यूबरी की हत्या किस सैनिक छावनी में की गई? तो नसीराबाद में। फिर देखिए नीमच छावनी में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 3 जून 1857 को। फिर देखिए नीमच में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली बेग ने किया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया? तो एरिनपुरा। लाला जयदयाल व मेहराब अली खान ने कहाँ पर सैनिकों का नेतृत्व किया? तो कोट्टा में किया। 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय थे। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ से किया? तो आहुआ से किया। राजस्थान एकीकरण से पूर्व कौन सी रियासत थी जिनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक थी, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो 4 थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर ये 4 ही ऐसी रियासतें थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से अधिक और जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। और यही शर्त रखी गई थी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय हो, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा के किस शासक ने किया? तो भीम सिंह ने किया था। मत्स्य संघ की राजधानी तो अलवर को बनाया गया। मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत को। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। उद्घाटनकर्ता गोडगिल चाचा पटेल। तो और डेट वैसे मामा अम्मा मंजन 1825, 1830 का आधा 15। अगला देखिए, संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय किया गया? तो उदयपुर, मेवाड़। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ध राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। वर्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सिरोही, दिलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर का विलय एकीकरण के किस चरण में? तो 6ठे चरण में। एकीकरण के किस चरण में आबू, देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? तो 7वें चरण में। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तो एक ही था केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा। भारत की जनगणना का कार्य सर्वप्रथम शुरू हुआ तो 1872 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या तो 6.85 करोड़ और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में कितनी प्रतिशत पाई गई? 21.31। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक पाई गई? तो बाड़मेर में। फिर देखिए राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? तो जयपुर का 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है? तो जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग केवल जयपुर में है? तो 10%। जैसलमेर में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग रहता है? तो 1% से भी कम। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है? तो 928 है।
2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात तो 888 राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो डूंगरपुर का। डूंगरपुर में लिंगानुपात 994 है। कितना है 994। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर का 846। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत तो 66.11%। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो कोटा है 76.6। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो जालोर है 54.9। राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 79.19। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है तो 52.12। अगला देखिए, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है तो झुंझुनू की है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है तो कोटा की है। राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है तो प्रतापगढ़ की है। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले की है तो जालोर की है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है तो कोटा में है। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है तो डूंगरपुर में। फिर देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है तो 13.5। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है तो भील है, भील जनजाति। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है तो सिरोही की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में। सांसी जनजाति मुख्यतः किस जिले में तो भरतपुर में पाई जाती है। डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है तो डूंगरपुर के सिमलवाड़ा क्षेत्र में। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है तो सहरिया। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है तो बारां के शाहबाद और किशनगढ़ तहसीलों में, किशनगंज तहसीलों में। ये किशनगढ़ नहीं है दोस्तों, किशनगंज है। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है तो वो है मरुस्थलीय प्रदेश। फिर देखो, मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है तो जैसलमेर और जोधपुर की। अजमेर जिले में किन से निर्मित खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित है तो मूंगफली से निर्मित। कोटा, बूंदी, बारा, पाली जिलों में किस से निर्मित खल व तेल से संबंधित उद्योग संचालित है तो तिल्ली। राजस्थान का देश में कितने प्रतिशत रॉक फॉस्फेट पाया जाता है तो 90%। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया तो लाखेरी, बूंदी में। राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थापित की गई तो भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज तो सीतापुरा, जयपुर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय तो जयपुर के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, ये 500 प्रश्न थे। आज ये आपके कंप्लीट हो गए हैं 3 वीडियो में। इसके पश्चात एक मैराथन वीडियो आएगा। उस मैराथन वीडियो के पश्चात ये पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। देखिए, मैं पहले पीडीएफ कैसे डालता, जब मुझे वीडियो शूट करना है, वीडियो शूट करने के लिए मैंने 500 प्रश्न टाइप किए हैं। और इस पीडीएफ का कोई मैं आपसे चार्ज तो ले नहीं रहा, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ से आपको ये पीडीएफ है मिल जाएगी। इसके पश्चात मिलेगी जो मैराथन वीडियो आ जाएगा, उसके पश्चात आपको ये पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं कभी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।